हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। चलिए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स एंड साइंस अकेडमी फॉर सीबीएसई पर। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे और वो एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी की है। फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना है दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स कैसे डेवलपमेंट को लीड करता है, रिसोर्स के कारण ही कैसे डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और डेवलपमेंट में रिसोर्स का क्या योगदान है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिसोर्स इन आवर डेवलपमेंट, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला लाइन कह रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई एंड द नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेज एंड टाउन्स। लिस्ट द आइटम एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं, ऐसे चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारे लाइफ को क्या करता है, कंफर्टेबल बनाता है, मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल। कहाँ? गाँव में और शहरों में। ऐसी चीज़ें अगर आप बता सकते हैं तो उसके लिस्ट को तैयार करिए। उसके बाद चलिए आगे क्या कह रहा है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। वैसी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में है, और वो हमारे नीड्स को क्या करता है, नीड्स प्रोवाइडेड इट द टेक्नोलॉजिकल एसेसिबिलिटी, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्न्ड एज रिसोर्सेज। वो सभी चीज़ें वो सभी चीज़ें जो हमारे लाइफ को क्या करें, हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, साथ ही साथ प्रोवाइडेड हो, अवेलेबल हो, वो टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल हो, और साथ ही साथ इकोनॉमिकली फीजिबल हो। इकोनॉमिकली फीजिबल का क्या मतलब हुआ कि उसे अब यूज करने के लिए बहुत अधिक खर्च ना करना पड़े। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन मेक द रिसोर्सेज, और जो हमारे सांस्कृतिक रूप से भी क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। अब आप इसको इस तरह से समझ लो कि हमारी ज़रूरतों को पूरी करें। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एनर्जी की। एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लाइफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जीवन में एनर्जी की। सपोज कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, तो हम कोयले से करेंगे या न्यूक्लियर रिएक्टर से करेंगे, हाइडल पावर से करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर से हमें एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। अब 10 जूल एनर्जी निकालने के लिए अगर हमें 12 जूल खर्च करना पड़े, बात समझना, 10 जूल एनर्जी पाने के लिए अगर 12 जूल खर्च करना पड़े, तो क्या ये हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल है? इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब वो हमारे लिए यूजफुल होगा क्या? ज़्यादा खर्च करके कम ले आए। ये तो समझदारी वाली बात नहीं हुई। ठीक उसी तरह से यहाँ इकोनॉमिकली फिजिबल। हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल की, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल की जो टेक्नोलॉजी है, वो अभी बहुत अच्छे तरीके से फंक्शनिंग में नहीं है। अगर जब हाइड्रोजन फ्यूल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत चीप तरीके से, मतलब सस्ते तरीके से वो एक्सेसिबल हो जाएगा, तो फिर हाइड्रोजन फ्यूल की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब समझ में आ गया, इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब समझ में आ गया, कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब हो गया जो हमारे समाज, संस्कृति, परिवार में एक्सेप्टेबल हो, जिसे हम यूज़ कर सकें, हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे समाज के लोग, सोसाइटी के लोग उसे एक्सेप्ट करें। वो सभी चीज़ें क्या है हमारे लिए, रिसोर्सेज। अब इसमें बीच में, केंद्र में, सेंटर में किसे रखा गया है, ह्यूमन बींग्स को। चाहे जितनी भी रिसोर्सेज हैं, उसके सेंटर में कौन है, एकमात्र प्राणी, वो है ह्यूमन बींग्स। इतना जो मारा मारी चल रहा है, क्यों चल रहा है, केवल ह्यूमन बींग्स के कारण। अब वो ह्यूमन बींग्स, फिजिकल ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए, फिजिकल इन्वायरमेंट, दैट इज नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट भी कहते हैं उसे, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। रिसोर्सेज को अगर यूज़ करना है तो यूज़ करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। अगर इंस्टीट्यूशन हमारे पास है ही नहीं, तो फिर हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब यहाँ ये है कि अब आपको एनर्जी प्रोड्यूस करना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के आपको एनर्जी प्रोड्यूस करना है, बट आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, पावर प्लांट ये आपके पास नहीं है, तो क्या आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर पाएंगे? तो जिस जब आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर नहीं, पावर प्लांट नहीं है, तो आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स कि हमें रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूशन का भी होना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, किसी चीज़ को, किसी चीज़ की टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी अगर आपके पास नहीं है, तो फिर अगेन आप, यू कांट यूज़ दैट रिसोर्स, दैट फिजिकल नेचुरल थिंग्स एज अ रिसोर्स। अब सपोज कर लो कि ऐसा कुछ है तत्व जो है, अवेलेबल है,
बट उसके पास उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो चीजें हैं, ये प्रोसेस जो है, रिसोर्स बनने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस तब कंप्लीट होता है जब आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व हो, हमारा इन्वायरमेंट इन्वॉल्व हो, साथ ही साथ इंटरैक्टिव रिलेशन बिटवीन नेचर एंड टेक्नोलॉजी, नेचर के साथ सामंजस्य बैठा के रखें हम लोग, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन। अब सपोज कर लो कि कहीं किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में वर्कर की जरूरत है, ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स, वर्कर की जरूरत है, काम करने वाले की जरूरत है, लेकिन अब वहां जो लोग जा रहे हैं उसे काम करने, वो पर्टिकुलर काम करने के लिए आता ही नहीं है, दे डोंट नो हाउ दे वर्क, अब उसे पता ही नहीं है, तो दैट पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज। बात समझ में आ रही है? अब आपको सिमिलर बुक, आप ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं, और ये ज्योग्राफी की बुक आपको चाइनीज लैंग्वेज में लाकर दे दिया जाए, दिस ज्योग्राफी बुक इज योर रिसोर्स, यू कैन लर्न इट, आप इसे पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, लेकिन यही बुक अंग्रेजी में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है, तो आप उसे पढ़ पा रहे हैं, देन दैट बुक इज योर रिसोर्स। बट इसी बुक को हम चाइनीज में लाके प्रिंट करवा के आपको दे दिया जाए, तो क्या दैट बुक बिकम रिसोर्स फॉर यू? नो, दिस इज नॉट बिकम रिसोर्स फॉर। हाँ, ये उसके लिए रिसोर्स होगा जिसे चाइनीज लैंग्वेज आ रहा है, जो जानता है हाउ टू लर्न चाइनीज, उसे पता है कि कैसे वो चाइनीज बोला जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, देन दैट बुक इज इक्वली वर्क एज a resource for them, but this is not resource for you. Human beings human beings interact with the nature through technology and create institution to accelerate their economic development। और ये जितना भी क्रियाकलाप होता है, दिस इज ओनली फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमेशा ध्यान में रखना, जो कुछ भी किया जाता है उसका एकमात्र पर्पज होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपके पिताजी काम करने जाते हैं, फॉर व्हाट? फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप पढ़ रहे हैं, भविष्य में जॉब के लिए जाएंगे, अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, या और कोई काम करेंगे, किस लिए, क्यों? फॉर योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एकमात्र कारण है किसी भी चीज के यूज करने का, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, किस लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जा रहे हैं, वाई? इंस्टीट्यूशन इज क्रिएटेड ओनली फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो क्या करता है, ये सब चीजें मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है, तेज करता है, जियोड करता है, फास्ट करता है। बात समझ में आ रही है? Do you think that resources are free gift of the nature as is the assumed by many? ये कई लोगों के द्वारा समझा जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है, माना जाता है कि नेचर के द्वारा जो हमें रिसोर्सेस मिला है, दैट इज फ्री गिफ्ट, दैट इज फ्री गिफ्ट। बिल्कुल सही बात है, नेचर के द्वारा जो हमें रिसोर्सेस मिला है, दैट इज गिफ्टेड बाय नेचर, वो गिफ्ट हमें नेचर के मिला है, बट हम लोग क्या करते हैं, उसे अनकंट्रोल्ड वे में उसे यूज करते हैं, अनकंट्रोल्ड वे में उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। जब एक्सप्लॉइटेशन होता है तो अनकंट्रोल्ड वे ही हो जाता है, वो उसे अपने स्वार्थ के लिए एक्सेस अमाउंट में यूज करते हैं। सपोज कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि पानी अगर एक ग्लास में काम चल सकता है, फिर भी वो 4 ग्लास पानी को खर्च करेंगे, क्यों? क्योंकि उसे पानी की महत्व का पता नहीं है। वैसे जगह पर चले जाओ जहां पानी के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्हें पता चले, तो फिर वो बताएंगे कि एक एक बूंद की कीमत क्या होती है। जो चीजें हमें फ्री में मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, उसकी कदर हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ इस बात को समझाते हुए बड़ी अच्छी बात याद आ गई, आपको बता दें, महाभारत का युद्ध सबों ने देखा होगा। तो क्या होता अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक रूम में बैठाकर भगवत गीता का ज्ञान दे देते? उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना? ये बात सोचने वाली बात है, क्योंकि ह्यूमन की टेंडेंसी है कि जो फ्री में मिल जाए उसका वैल्यू नहीं करते। आज हम लोग भगवत गीता को बहुत आदर सम्मान के साथ देखते हैं, बहुत वैल्यूबल वैल्यूबल मानते हैं उसे। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें जो बात कही गई है वो कहाँ कहा गया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। और कुरुक्षेत्र किस लिए युद्ध, किस लिए जाना जाता है? अ ह्यूज बिगेस्ट वॉर, सबसे बड़ा युद्ध, महायुद्ध जिसको कह सकते हैं, महाभारत का महायुद्ध। उस युद्ध के बीच में उन्होंने क्या किया था? गीता का ज्ञान दिया था। उसके बाद कहा जाता है 18 अक्षौणी सेना के नाश हुआ था। तो वो ज्ञान इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह जो चीजें हमें फ्री में मिल जाती है उसका कदर हम लोग नहीं करते। वी कांट रेस्पेक्ट दैट थिंग्स विच इज गेट फ्री टू अस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेस आर द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन बींग्स themselves आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स जो है वो भी क्या है?
रिसोर्स के कंपोनेंट है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसोर्स के। अब ह्यूमन बींग्स क्यों कंपोनेंट है? क्योंकि जितने भी रिसोर्स को यूटिलाइज करना है, डेवलप करना है, यूज करने के उपयोग में लाना है, वो बनाया किसके द्वारा जाएगा? दैट बाय ह्यूमन बींग्स। वो ह्यूमन बींग्स ही उसे बनाने का काम करेगा। हमने अपने सुविधा के लिए घर बनाया, घर इज रिसोर्स फॉर अस। हमने अपने सुविधा के लिए बोरिंग करके पानी को निकाला, दैट इज रिसोर्स फॉर अस। तो वो करने का काम कौन करता है? दैट इज डन बाय ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स उसे करता है, इसलिए ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिसोर्स। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज। और ह्यूमन बींग्स ही वो है जो पड़े हुए मटेरियल को, जो हमारे इन्वायरमेंट में मटेरियल है अवेलेबल, उस मटेरियल को क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। इन्वायरमेंट में उसे ट्रांसफॉर्म करने का काम कौन करता है? ह्यूमन बींग्स। दिस रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वे। और उस रिसोर्स को हम लोग कुछ इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, एक हो गया ऑरिजिन की बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। से चार प्रकार से बांट सकते हैं। पहला हो गया ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब बायोटिक है या अबायोटिक है, ये क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, वो इंडिविजुअल ऑन करता है या कम्युनिटी ऑन करता है या नेशन ऑन करता है या इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है वो। ठीक उसी तरह से पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व। पोटेंशियल का मतलब जो यूज में आ रहा है, डेवलप्ड स्टॉक, सॉरी उल्टा हमने कह दिया। पोटेंशियल मीन्स जिसकी संभावना है, अभी यूज शुरू नहीं हुआ है। डेवलप्ड स्टॉक्स मीन्स डेवलप्ड हो चुका है और यूज भी किया जा रहा है। रिजर्व का मतलब पता है उसके बारे में, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, उसे रिजर्व करके रखा है। आई होप कि आपने यहाँ तक पढ़ा, समझा, जाना। तो आगे थोड़ा और बढ़ लेते हैं, इस पेज को कम से कम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ कुछ डायग्राम के रूप में दिया हुआ है, उसे हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये। रिसोर्सेस, इसे दो कैटेगरीज में बांटा गया। पहला हो गया नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा ह्यूमन। ह्यूमन का क्या मतलब हुआ? वैसे रिसोर्सेज जिसको कि ह्यूमन ने बनाने का काम किया, और नेचुरल रिसोर्सेज विच इज गिफ्टेड बाय नेचर, हमें प्रकृति से मिल रहा है। उसमें रिन्यूएबल है एंड नॉन रिन्यूएबल है। पहला रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। दूसरा कंटिन्यूअस और फ्लो, लाइक विंड और वाटर, जो सतत चलता रहता है, जैसे कि हवाएं और पानी। बायोलॉजिकल, जैसे नेचुरल वेजिटेशन लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाएगा? रिसाइकेलेबल और नॉन रिसाइकेलेबल। रिसाइकेलेबल क्या हो गया? मेटल्स। और नॉन रिसाइकेबल फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या? जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, ये जो है ये नॉन रिसाइकेलेबल है। एक बार पेट्रोल जो जल गया उसे फिर हम लोग रीयूज नहीं कर सकते। रीयूज करने वाला कौन है? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी। हाइडल एनर्जी एक बार पानी से बिजली जनरेट हो गया, दोबारा फिर पानी बहेगा, फिर जनरेट कर लिया जाएगा। यही एक। उसके बाद ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में स्ट्रक्चर्स एंड द इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। उसकी क्वांटिटी क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, इस पर डिपेंड कर, इसके बारे में। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। यहाँ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से पढ़ाते हुए मुझे एक बात याद आ गया, चलो सुनाई देता हूँ। कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट किया और फिर वो पानी आगे की ओर निकल गया। हमने क्या किया? बांध बनाकर, डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम किया, पानी को स्टोर किया, उससे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। तो आई थिंक किसी नेता का वो स्पीच था। आई डोंट नो कि वो नेता कहाँ का है, वो मुझे ध्यान में नहीं है। कि उन्होंने कहा इसी तरह से विधानसभा या लोकसभा जहाँ भी वो चल रहा था, भाषण चल रहा था उन लोगों का, वहाँ बातें हो रही थी हाइडल प्रोजेक्ट की, मीन्स की हाइडल प्रोजेक्ट लगा के उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। तो उस नेता ने स्टेटमेंट दिया कि अगर पानी से बिजली को निकाल लिया जाएगा तो फिर पानी में बचेगा क्या? किसानों को फिर पानी, यूजलेस पानी मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि कुछ नेताओं की कितनी समझ कम है। चलिए, ये पॉलिटिकल बातें नहीं करनी है हमें, केवल ये आपको समझने के लिए कि वाटर को जितना बार रीयूज कर लें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिन्यूएबल है। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको एक बड़ा सा ये बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आपने हमें सपोर्ट किया, आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका दिल से धन्यवाद।